Welcome to today's channel, guys. So today we will be doing FEM non-debt instrument rules 2019 का second part of the video, which would be the topic would be the investment by NRI और OCI. OCI मतलब क्या होता है? OCI मतलब होता है Overseas Citizen of India. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई और ओसीआई. एनआरआई कौन होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन. मतलब ये है इंडिया का बट रहता किधर है? अमेरिका में. नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का रेसिडेंट नहीं है. अभी इसमें एनआरआई कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो बेसिकली 3 टॉपिक है उसमें. रिपार्टीशन बेसिस, नॉन रिपार्टीशन बेसिस और आईडीआर. आईडीआर के लिए सिंपल है, टर्म्स एंड कंडीशन शेड्यूल 10 के हिसाब से फॉलो करना है. रिपार्टीशन बेसिस, नॉन रिपार्टीशन बेसिस क्या होता है? रिपार्टीशन मतलब घर की लक्ष्मी आप भेज रहे हो फिर वापस बुला रहे हो. नॉन रिपार्टीशन बेसिस मतलब घर की लक्ष्मी को छोड़ दिया आपने, वापस नहीं बुला रहे हो. मतलब क्या? मतलब कमा रहे हो अमेरिका में, भेज रहे हो इंडिया में, फिर से अमेरिका बुला रहे हो. यहाँ पे इंडिया में छोड़ दिया तो छोड़ दिया. समझ गया? अच्छा, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग विच इज़ कमिंग इन एवरी सेट ऑफ क्वेश्चन. दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी. ऑफ कोर्स एफडीआई है. एफडीआई है मतलब नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो. ये टॉपिक ही है ना, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019. हम पढ़ क्या रहे? नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं ना अभी. तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में वही चीज़ बोल रहा है वो कि परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी. यहाँ पे भी सेम चीज़ है बट कैपिटल ऑफ एलएलपी इसमें क्यों ले लिया है? नॉन रिपार्टीशन बेसिस पे बोल रहा है. तो अगर कोई भी एनआरआई नॉन डिपार्टेशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो पहली चीज़ वो इक्विटी में तो कर ही सकता है, कैपिटल में भी तो कर सकता है. क्योंकि कैपिटल को बुलाने में आई विल नॉट से इम्पॉसिबल है बट वो लिक्विडेशन के टाइम पे ही आप कर सकते हो या फिर अलग अलग चीज़ों में. तो कैपिटल ऑफ एलएलपी इसीलिए नॉन डिपार्टेशन बेसिस पे आता है. अगर आप रिपार्टीशन बेसिस पे कर रहे हो तो शेड्यूल 3 फॉलो करो. नॉन डिपार्टीशन बेसिस पे कर रहे हो तो शेड्यूल 4 फॉलो करो. ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी बताई थी आपको. हियर शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 एनआरआई या फिर ओसीआई ऑन रिपार्टेबल बेसिस, एनआरआई और ओसीआई ऑन नॉन रिपार्टेबल बेसिस. उसके लिए आपका चैप्टर 5 है. शेड्यूल 3 एंड 4 आपको फॉलो करना पड़ेगा. उसके बाद क्या बोल रहा है ये? उसके बाद बोल रहा है रिपार्टीशन बेसिस अंडर रूल 12(1). अच्छा, रिपार्टीशन बेसिस के लिए हम लोग को क्या करना है? शेड्यूल 3 फॉलो करना है. ठीक है, शेड्यूल 3 फॉलो करना है. अब ये बोल रहा है परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, परचेज एंड सेल ऑफ यूनिट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड सब्सक्रिप्शन टू नेशनल पेंशन सिस्टम. पहली चीज़ तो ये बोल रहा है अगर आप रिपार्ट्रेशन बेसिस पे ले रहे हो तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? रिपार्ट्रेशन बेसिस पे आप परचेज एंड सेल 4 चीज़ों में कर सकते हो. पहली चीज़ आती है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला है कि इंडिविजुअल होल्डिंग ऑफ एनआरआई या फिर ओसीआई. मतलब अगर इंडिविजुअल मतलब एनआरआई की एक नॉन रेसिडेंट इंडियन ले लो, लेट्स से रमेश है. रमेश एक एनआरआई है. ठीक है, अब उसका जो इंडिविजुअल होल्डिंग है ना, दैट शैल नॉट एक्सीड 5%. 5% ऑफ वॉट? वी विल सी दैट. तो उसका इंडिविजुअल लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई ऑन रिपार्टीशन बेसिस शैल नॉट एक्सीड 5%. समझा? टोटल ऑल होल्डिंग ऑफ एनआरआई मतलब मिला के सारे, मतलब एक रिलायंस कंपनी है. ठीक है, उसमें टोटल होल्डिंग ऑफ एनआरआई कितना हो सकता है? 10% हो सकता है. कैन बी रेज टू 24% बाय एसआर इन जनरल मीटिंग. रिलायंस ने बोला भाई हमको ना 10% नहीं चाहिए, हमको 24% तक एनआरआई की होल्डिंग रखनी है. क्या दिक्कत है? रखो ना. क्या करना है? एसआर पास करना है किधर? जनरल मीटिंग में. एमजीटी 14 वो सब कंपनी लॉ वाला पार्ट है, उसमें नहीं घुस रही मैं. अच्छा, ये जो 5% और 10% है वो किसका? तो 5% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुल्ली. ये देखो, ये चीज़ मैंने ना पिछले क्लास में भी बताई थी यहाँ पे कि सेम चीज़ें ये बार बार आ रही है. इसको रट्टाफाई कर लोगे तो भी चलेगा, याद कर लोगे बार बार आ रही है तो भी चलेगा. सो ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस और शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर वारंट इशूड बाय इंडियन कंपनी. ये चीज़ें ठीक है, किया तो भी चलेगा, नहीं तो शेल नॉट एक्सीड ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस लिखा तो भी चलेगा. उसके बाद क्या आ रहा है? परचेज एंड सेल ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड. यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है.
आप रिपाट्रिएशन बेसिस पे कर रहे हो ना, रिपाट्रिएशन बेसिस मतलब क्या बताया मैंने, वापस लेके जाना है आपको, तो आप परचेज एंड सेल ऑफ कर सकते हो यूनिट्स डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के, इंडिया के जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें आप परचेज एंड सेल कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मन उतना करो, प्रोवाइडेड जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करना चाहिए 50%, मोर देन 50% इन इक्विटी। मतलब ये कि आप XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि XYZ म्यूचुअल फंड जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 50% होना चाहिए इन इक्विटी में। तब आप विदाउट एनी लिमिट कहाँ रिपार्टीशन बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हो आप, नहीं सॉरी एक NRI रमेश कहाँ कर सकता है, कहाँ कर सकता है, म्यूचुअल फंड में, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में, इतना समझा। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स करने वाले हो, कौन करने वाला है, रमेश, कौन है वो, NRI कर सकता है क्या, विदाउट एनी लिमिट कर सकता है, कोई लिमिटेज नहीं है। परचेज एज पर टर्म्स एंड कंडीशन द नोटिस इनवाइटिंग बिड्स, बिड्स क्या होता है सबको ही पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बिड फाइल करते हैं बेसिकली, आई होप यू ऑल नो दैट, IRCTC का हुआ था, बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो परचेज ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कोई लिमिट ही नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में रमेश को करना है जो कि NRI कर सकता है, प्रोवाइडेड परचेज एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब नोटिस में जब बिड दे रहा था पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसने नोटिस दिया होगा बिड्स इनवाइट करने के लिए, उस नोटिस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है अगर आप उसको फॉलो करते हो ना तो आप कर सकते हो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट विदाउट एनी लिमिट, मतलब नो लिमिट, जितना मन उतना करो, नॉट एन इशू। सब्सक्रिप्शन टू नेशनल पेंशन सिस्टम, ये क्या बोल रहा है, एन्युटी एंड एक्यूमुलेटेड सेविंग कैन बी रिपाट्रिएटेड, आप एनुअली बेसिस पे एन्युटी दैट इज़ एन एक्यूमुलेटेड सेविंग, आपको जितना रिपैट्रिएट करना है करो, क्योंकि कहाँ है ये नेशनल पेंशन सिस्टम है, जितना मन है उतना करो, एन्युटी एंड एक्यूमुलेटेड सेविंग कहाँ पे, लेकिन एन्युटी एंड एक्यूमुलेटेड सेविंग के हिसाब से कर सकते हो ना, विदाउट एनी लिमिट का तो सवाल ही होता, जितना सेविंग्स है उतना ही कर सकते हो। सो आई होप यू ऑल डन विद दिस, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट बाय NRI। दो चीज़ें हैं, रिपार्टेशन बेसिस पे करनी है Schedule 3 फॉलो करो, नॉन रिपार्टेशन बेसिस पे करनी है Schedule 4 करो। Schedule 3 में बोल रहा है कि परचेज एंड सेल आप कहाँ कर सकते हो, ये जो पूरा पढ़ा हमने ये रिपार्टेशन बेसिस पे था, अगर आपको रिपार्टेशन बेसिस पे करना है तो कहाँ कर सकते हो, इक्विटी में कर सकते हो, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में कर सकते हो, नेशनल पेंशन सिस्टम में कर सकते हो, प्रोवाइडेड इक्विटी में करना है। देख लो कि इंडिविजुअल की जो NRI का जो इंडिविजुअल लिमिट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल होल्डिंग इन अ कंपनी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है 24% तक, जब तक अगर आप बोर्ड मीटिंग करके जनरल मीटिंग में SR वगैरह पास कर सकते हो तो हो सकता है ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ डायल्यूटेड बेसिस, या फिर पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर वारंट इशूड बाय इंडियन कंपनी। ऑलराइट, और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड म्यूचुअल फंड में विदाउट एनी लिमिट है, म्यूचुअल फंड का एक ही क्राइटेरिया है 50% से ज़्यादा होना चाहिए इक्विटी में म्यूचुअल फंड कंपनी का। यहाँ पे जो नोटिस दे रही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उस जो नोटिस है फॉर इनवाइटिंग बिड्स उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपका परचेज होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन चलेगा। सब्सक्रिप्शन टू नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या बोल रहा है, एन्युटी एंड एक्यूमुलेटेड सेविंग कैन बी रिपार्टिएटेड, आपका एनुअली बेस पे एन्युटी में जितना भी है आप कर सकते हो, नॉट एन इशू। यही चीज़ यहाँ पर भी दी गई है, यू कैन सी हियर, see annuity and accumulated saving can be repatriated. Now what we are doing, now we are doing investment by NRI or an OCI, non repatriable। अच्छा, अब non repatriable basis पे क्या बोल रहा है वो, look here, नॉन रिपाट्रिएबल बेसिस पे क्या बोल रहा है वो कि NRI है या फिर OCI है, एक लेते हैं ना, रमेश है लेट्स से, NRI, ठीक है, रमेश बोल रहा है, रमेश मतलब कौन, रमेश मतलब अकेला रमेश क्या, नहीं, NRI OCI मतलब नॉन रिपार्टेबल बेसिस है, तो उसमें ट्रस्ट भी घुसेगा, कंपनी भी घुसेगी, फर्म भी घुसेगा। नॉन रिपार्टेबल बेसिस मतलब आप इंडिया में ही छोड़ना चाहते हो तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं ये, ठीक है। सो मे परचेज NRI OCI मे परचेज क्या परचेज कर सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी लिमिट ईदर बाय स्टॉक एक्सचेंज और आउटसाइड इट, मतलब
पहली बार आया है कि नॉन रिपार्टेशन बेसिस पे करना है तो आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लो, कोई लिमिट ही नहीं है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कोई लिमिट नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज से ले रहे हो स्टॉक एक्सचेंज से लो, बाहर से किधर ले रहे हो बाहर से लो, कोई लिमिट नहीं है, जितना मन उतना लो, क्योंकि आप नॉन रिपार्टेबल बेसिस पे ले रहे हो। सो यू आर मोस्ट वेलकम, कम ऑन एनआरआई, यू आर मोस्ट वेलकम इन इट। उसके बाद बोल रहा है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड विदाउट एनी लिमिट इधर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज और आउटसाइड, सेम पॉइंट है। इक्विटी का विदाउट एनी लिमिट दे दिया, म्यूचुअल फंड का विदाउट एनी लिमिट दे दिया। नाउ कैपिटल ऑफ एलएलपी विदाउट एनी लिमिट, कैपिटल ऑफ एलएलपी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कर लो ना भाई, कौन रोक रहा है, बिना किसी लिमिट के कर लो ना। कन्वर्टेबल नोट्स इशूड बाय स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी जो कन्वर्टेबल नोट्स देती है आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कौन कर रहा है, लेकिन आप कब कर सकते हो ये, जब आप एक नॉन रिपार्टेशन बेसिस पे हो। पार्टनरशिप फर्म्स में कैपिटल करना है कर लो, सोल प्रोप्राइटर फर्म्स का कैपिटल करना है इन्वेस्ट कर लो। बोल रहा है सच फर्म्स और प्रोप्राइटर्स, सच फर्म और प्रोप्राइटर्स नॉट एंगेज्ड इन व्हाट, not engaged in agriculture, construction of farmhouse, निधि company, dealings in transfer of development right, real estate business। ओके, स्केड्यूल 4 क्या बोल रहा है, स्केड्यूल 4 बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑन परचेज ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्टेन कंपनी इंगेज्ड इन, मतलब आपको इक्विटी खरीदना है आप खरीदो ना, रो क्यों रहे हो, लेकिन किस में खरीदना है वो नहीं बताएंगे, किस में नहीं खरीदना है वो बताएंगे। तो किस में नहीं खरीदना है, आप एग्रीकल्चर, कोई भी ऐसी कंपनी, प्रोहिबिशन ऑन परचेज ऑफ इक्विटी ऑन सर्टेन कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो इंगेज्ड है किस में, एग्रीकल्चर बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस के बिजनेस में इंगेज है, निधि कंपनी है, डीलिंग ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट का वो डील करती है, रियल एस्टेट बिजनेस में तो मत करो, मत करो मतलब करने ही नहीं देंगे। विदाउट एनी लिमिट तो छोड़ दो, लिमिट के साथ भी नहीं करने देंगे। समझ आई बात। तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, निधि कंपनी, डीलिंग इन टीडीआर, रियल एस्टेट बिजनेस। तो आई होप यू ऑल आर डन विद दिस, बहुत ईजी है। नॉन रिपार्टेशन बेसिस पे क्या बोल रहा है, नॉन रिपार्टेशन बेसिस पे बोल रहा है कि एनआरआई मतलब रमेश या फिर कोई कंपनी या कोई ट्रस्ट या फिर कोई फर्म इन्वेस्ट करना चाहता है, परचेस सेल करना चाहता है, कर सकता है। कैसे कर सकता है, इक्विटी में विदाउट एनी लिमिट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो कंपनी इंगेज नहीं हो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, निधि कंपनी, डीलिंग इन टीडीआर एंड रियल एस्टेट बिजनेस में। म्यूचुअल फंड में विदाउट एनी लिमिट कर सकता है, एलएलपी में विदाउट एनी लिमिट कर सकता है, स्टार्टअप कंपनी के कन्वर्टेबल नोट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म के कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है और सोल प्रोप्राइटर फर्म के कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है। सच फर्म प्रोवाइडेड पार्टनरशिप में कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हो, फॉर दैट मैटर एलएलपी में कर रहे हो, वो ये सब चीज़ों का बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम थिंग, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई और ओसीआई। अभी क्या था, परचेस सेल की बात करी थी, अब आ रही है बात ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। रमेश था, उसने खरीद तो लिया, अब उसको ट्रांसफ़र करना है, क्या वो कर सकता है, ऑब्वियसली उसका हक है, कर सकता है। कैसे कर सकता है, रूल 13 बताएगा अपने को। तो रूल 13 सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, होल्डिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और यूनिट होल्डर यूनिट अंडर रीपार्टेबल बेसिस। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें, अगर आप रीपार्टेबल बेसिस पे ले रहे हो तो क्या, आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिया है ये रीपार्टेबल बेसिस पे, तो आप सेल कर रहे हो, कर सकते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, दे सकते हो। किसको दे रहे हो, रमेश की एक गर्लफ्रेंड बन गई सीरी, कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे वो रहता है, दैट्स लेट्स से अमेरिका में, तो गर्लफ्रेंड बन गई सीरी। अब रमेश और सीरी दोनों इतना मस्त हो गए, इतना गुम हो गए कि अब वो बोल रहा है रमेश कि मेरे पास ये है और मैं ये तुझे देना चाहता हूँ, डोंट टेक अदरवाइज, गिफ्ट में देना चाहता हूँ तुझे इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, वो भी सोच कहाँ से, मेरे मेरे वतन से, मेरी ज़मीन से, मेरे इंडिया से। दे सकता है क्या, ऑफ कोर्स दे सकता है, कौन रोक रहा है। सेक्टर विच रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल, प्रायर गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसे सेक्टर में जिसमें प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। ब्रीच ऑफ एनआरआई या फिर ओसीआई का लिमिट क्या, और सेक्टरल कैप का, ब्रीच ऑफ एनआरआई 5% से ज़्यादा नहीं देना। समझ आ रही बात, अगर सेक्टरल कैप है 49% तक कर सकते हो आप, उससे ज़्यादा कर रहे हो नहीं कर सकते हो, ब्रीच कर रहे हो, ठीक है, ब्रीच किया आपने, ब्रीच ऑफ एनआरआईज ओसीआई लिमिट ऑन और सेक्टरल कैप, तो सेल टू पीआरआई एलिजिबल टू होल्ड इंस्ट्रूमेंट विद इन टाइम स्टिपुलेटेड बाय आरबीआई। अगर आप ब्रीच करते हो, अपनी लिमिट से ज़्यादा आप दे रहे हो, तो आपको किसको बेच सकते हो, आप पीआरआई को ही बेच सकते हो, वो भी पीआरआई वैसा जो होल्ड करने के लायक हो इंस्ट्रूमेंट, और जितने टाइम में आरबीआई बताएगी। उसके बाद रूल 13(2) आ रहा है। रूल 13(2) क्या बोल रहा है, रूल 13(2) बोल रहा है ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई और ओसीआई। ये क्या है देखते हैं, ट्रांसफ़र बाय व्हाट, ट्रांसफ़र बाय
ओके, सो ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई और ओसीआई, हम लोग ना ओसीआई छोड़ देते, रमेश का एग्जांपल लेके चलते हैं, एनआरआई, ठीक है। सो ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी रमेश बोल रहा है मैनू ट्रांसफ़र करना है, मैनू करने दो। 13 बोल रहा है कि आपके आप होल्ड कर रहे हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो, या फिर आपके पास यूनिट्स है, वो भी नॉन रिपार्टेबल बेसिस पे। रिपार्टेबल बेसिस पे तो क्या, गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया, ब्रीच किया, तो फिर आपने आरबीआई ने जो बोला वो कर लिया। अब नॉन रिपार्टेबल बेसिस पे आपको ट्रांसफ़र करना है, कर सकते हो क्या? कर सकता हो, कैसे? पहली बात, मेरी बात सुनिए, बहुत सीरियस चीज़ है। आपने इंडिया को बोला कि इंडिया इंडिया मैं तेको ये दे रहा हूँ, लूँगा नहीं वापस, लेकिन अब बोल रहे हो कि इंडिया इंडिया मेरे को ट्रांसफ़र करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? इंडिया बोलिए ठीक है, लेट मी थिंक, कर सकते हो या नहीं। अच्छा ठीक है, करना भी है, करना भी है तो कर। सेल टू एनी PROI, वो बोल रहा है मुझे सीरी को ही करना है, करना है मतलब करना है मुझे, सीरी को ही ट्रांसफ़र करना है और किसी को नहीं करना है मैंने। तो बोल रहा है ठीक है कर सकता है, लेकिन तेको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। उसने बोला बोल। एंट्री रूट्स देख क्या है, अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑटोमेटिक जो भी है। सेक्टरल कैप देख क्या है, प्राइसिंग गाइडलाइंस क्या है, अदर कंडीशन। मतलब आप समझो बात को, आप एक नॉन रिपाट्रिएबल का इन्वेस्टमेंट आप सीरी को देना चाहते हो, मतलब इंडिया से पैसे वापस जा रहे हैं, तो दुनिया भर की कंडीशन लगाएगी ना गवर्नमेंट। तो एंट्री रूट, सेक्टरल कैप, प्राइसिंग गाइडलाइंस, अदर कंडीशन, दुनिया भर की कंडीशन लगाएगी, क्योंकि आपने एक वादा किया था इंडिया को कि ये पैसे नहीं लेके जाऊँगा, और आप लेके जा रहे हो। तो अगर आप PROI को सीरी को देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन ये सब फॉलो करना पड़ेगा। सेल टू अनदर NRI और एलिजिबल इन्वेस्टर नीड नॉट कंप्लाई, मतलब क्या? मतलब आप रमेश हो, ठीक है, आपको प्यार हो गया, सीरी से नहीं प्यार हुआ था, ब्रेकअप हो गया, सीरी के बाद आपको प्यार हो गया, लेट्स से किया अडानी से, ठीक है, इंडियन छोरी थी, तो क्या हो गया, सेल टू अनदर NRI, वो भी NRI, अब अमेरिका में रह रहे हैं दोनों जन, NRI तो हुए, तो उसको ये सब कंप्लाई करने की ज़रूरत है क्या? तो नहीं। तो अगर आपको प्यार किससे हो रहा है, अमेरिका की लड़की से हो रहा है, तो भाई ट्रांसफ़र करने के टाइम पे ये सब झंझट पाल लो। इंडिया की NRI से ही कर रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का पैसा तो इंडिया में ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 13(3)(4), 13 का सब क्लॉज 3 एंड 13 का सब क्लॉज 4। अब ये क्या बोल रहा है, ये रूल का, आप होल्ड कर रहे हो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यूनिट अंडर नॉन रिपार्टेबल बेसिस, गिफ्ट दे रहे हो आप PROI को, या फिर गिफ्ट दे रहे हो NRI OCI को। मतलब ये आप सेल कर रहे हो तब तक तो ठीक था, आपको ये सब करना था, ठीक है। आप सेल टू अनदर NRI कर रहे थे तो कोई ज़रूरत नहीं थी। गिफ्ट टू NRI कर रहे हो तो हु शेल होल्ड और नॉन। अच्छा, अभी आपने रमेश ने गिफ्ट दे दिया किसको, ब्रेकअप के बाद किसको दिया, किया अडानी को। तो किया ने बोला कि ठीक है मैं ले तो रही हूँ, बट नॉन रिपार्टेबल बेसिस पे लेना पड़ेगा मुझे। मतलब क्या, मतलब ये कि तूने नॉन रिपार्टेबल बेसिस पे लिया था ना, तो ये भी नॉन रिपार्टेबल बेसिस पे लेगी, ये भी रिपार्टेबल बेसिस पे नहीं ले सकती। गिफ्ट टू PROI, सीरी वापस याद आ गई, सीरी को गिफ्ट देना चाहा तो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। देख रहे हो कितना मुश्किल पड़ता है जब भी आप किसी और से, अमेरिकन से के चक्कर में पड़ जाते हो, तो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लो। भाई धोनी इज़ एलिजिबल, जो सीरी है वो एलिजिबल होनी चाहिए गिफ्ट लेने के लिए। गिफ्ट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ पेड अप कैपिटल, 5% की लिमिट है ना आपकी, उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते। सेक्टरल कैप इज़ ब्रीज्ड, सेक्टरल कैप इज़ नॉट ब्रीच, सेक्टरल कैप 49% का है, तो उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते। डोनर डोनी का रिलेट, द गुड पार्ट इज़ कि वो लोग का रिलेशन होना चाहिए, जो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ कंपनी एक्ट 13। रमेश उठ के बोल रहा है PROI को करना है, PROI को करना है, चलो मैं किसी भिखारी को कर देता हूँ, वहाँ के दया आ गई, कर सकता है क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि रिलेशन होना चाहिए तभी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। इट डजेंट एक्सीड USD 50,000, यूनियन बोल रही हो, सॉरी, $50,000, 50,000, इससे ज़्यादा का आप गिफ्ट नहीं दे सकते हो। 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, $50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ऑब्वियसली जो लेस होगा वही है। सो आई होप यू नो दिस वन, आई होप आई शुड रिवाइज वंस, फटाफट रिवाइज करा देती हूँ, सुन लो। ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय NRI, मतलब क्या, मतलब कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड करके रखा है, आपको सेल करना है, कर सकते हो PROI को, सब्जेक्ट टू अधेरेंस। एंट्री रूट देख लो, सेक्टरल कैप देख लो, प्राइसिंग गाइडलाइंस, अदर कंडीशन। आप नीड नॉट कंप्लाई अगर आप किसी NRI को ही दे रहे हो तो। आपको गिफ्ट देना है, PROI को दे रहे हो तो भाई देख लो, डोनी होनी चाहिए एलिजिबल,
गिफ्ट का अमाउंट जो है वो 5% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्टरल कैप इज़ नॉट ब्रीच, देख लो। डोनर डोनी का कोई रिलेशन होना चाहिए, किसी को भी नहीं दे सकते। और यूएस डॉलर 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आप गिफ्ट किसी एनआरआई को देना चाहते हो, जैसे मैंने बोला किया अडानी को, तो उसको आप दे सकते हो, लेकिन कैसे दे सकते हो? नॉन रीपार्टेबल बेसिस पे ही दे सकते हो। सो आई होप वी आर डन विद दिस NRI वाला चीज़. Now we would move ahead with another topic for today, that is Rule 14 of FEM NRI Non-Debt Instrument Rules 2019 Schedule 5 है ये, और Chapter 6 है ये, Investment by Other Non-Resident Investor. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ने में क्या जा रहा है. Permission to other non-resident investor for purchase of securities. Permission to other non-resident investor for purchase of securities. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाइक, मतलब पहली चीज़ तो आप क्या दे रहे हो? आपको नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर को परमिशन देना है परचेज ऑफ सिक्योरिटी. मतलब कोई नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर है जिसको सिक्योरिटीज़ बाई करनी है, क्या वो कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है. कौन कर सकता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो सोवरेन वेल्थ फंड में कर सकते हैं, मल्टीलैटरल एजेंसीज हो गई, एंडोमेंट फंड में कर सकते हैं, पेंशन फंड में कर सकते हैं, इंश्योरेंस फंड में कर सकते हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक में कर सकते हैं. मोड ऑफ पेमेंट कौन बताएगा? आरबीआई. टर्म्स एंड कंडीशन आरबीआई से भी देख लेंगे. रूल 15 बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय अदर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर. टर्म्स एंड कंडीशन शेड्यूल 5 के हिसाब से देख लो. बाकी चीज़ें कौन देख लेगा? आरबीआई एंड एसबीआई. सो ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी हॉट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट, विच इज़ FVCI. FVCI मतलब होता है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर. चैप्टर 7 है, स्केड्यूल 7 है. अच्छा, ये याद करना बहुत इजी है. 7 है दोनों भी, चैप्टर भी और स्केड्यूल भी. रूल 16 है. लिसन अप, ये क्या बोल रहा है? FVCI का मतलब क्या होता है? फास्ट कम ऑन, टेल मी फास्ट. FVCI का मतलब क्या होता है? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर. वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से इतना समझ में आई बात कि कहीं ना कहीं सेबी से लिंक्ड है, इंटरमीडियरी में आ रहा है. ठीक है, वो देखते हैं. इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. फॉरेन का फॉरेन बोल दिया ना यार, सबसे पहले लगा ही तो फॉरेन दिया, तो इनकॉर्पोरेटेड तो आउटसाइड ही इंडिया होगा ना. टर्म्स एंड कंडीशन किसके हिसाब से फॉलो करेगा? आरबीआई की गाइडलाइंस देखेगा, सेबी के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेगा. रजिस्टर्ड विद सेबी होगा, सेबी अंडर सेबी FVCI रेगुलेशन 2000. तो सेबी ने क्या करा हुआ है? सेबी ने FVCI फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है, अगर कोई उसको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कर सकता है, लेकिन किसके अंदर? तो सेबी FVCI रेगुलेशन 2000 ऑलरेडी सेबी ने बना के रखी हुई है. नाउ इन्वेस्टमेंट बाय FVCI का क्या मतलब होता है? सिक्योरिटीज. FVCI है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर. अब उसको इन्वेस्टमेंट करना है, कर सकता है क्या? तो कर सकता है. कहाँ कर सकता है? सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो. मतलब सिक्योरिटीज़ का लिस्टेड होना ज़रूरी नहीं है, स्पेशली जब FVCI क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है. अच्छा, मेंशन बिलो कौन सी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो. तो उसमें लिस्ट दिए गए कि इन सिक्योरिटीज़ में ही आपको करना है. ठीक है, इसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया, बिना DPK हाई. मतलब बिना DPK भी कई लोग होते हैं जो हाई कर देते, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने. बिना का ये A और K को ऐसे ये साइड में कर दो. तो B से आ गया बायोटेक्नोलॉजी, I से आ गया IT रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, N से आ गया नैनो टेक्नोलॉजी, D से आ गया DPK. सो डेयरी इंडस्ट्री. P 3 बार है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, R&D ऑफ न्यू केमिकल्स, पोल्ट्री इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इन बायोफ्यूल्स. हाई. H से आ गया होटल कम कन्वेंशन सेंटर्स विद सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 3000. एंड यहाँ पे आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. तो ये वाली याद करने वाली चीज़ है. ये मैंने बिना DPK हाई दे दिया, तो आपको ये थोड़ा दिमाग में रहेगा. सो दिस इज व्हाट सिक्योरिटीज़ वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड. कौन सी सिक्योरिटीज़? इन सेक्टर्स में जो मेंशन है ना यहाँ पे, मेंशन बिलो. इन सेक्टर्स में ही आप सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो. एक FVCI सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो. यूनिट्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड और AIF कैटेगरी 1 के हिसाब से भी खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है. स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर्स. मतलब स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कर लो ना, FVCI कर लो, अच्छी बात है. इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर मतलब इक्विटी हो, डेट हो, इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, आप कर सकते हो. आप मतलब कौन? FVCI. इन्वेस्टमेंट बाय FVC फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर. तो इन्वेस्टमेंट बाय FVCI क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है? परचेज फ्रॉम. मतलब इन्वेस्टमेंट बाय FVCI तो किससे खरीदेगा? परचेज तो करना है मैनू, किससे खरीदूँ? इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी रिलायंस कंपनी है, इश्यूअर रिलायंस से ही खरीद लिया. पर्सन होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट, कोई भी पर्सन है होल्ड कर रहा है सिक्योरिटीज़, वो खरीद सकता है. वो कौन? FVCI.
सिक्योरिटीज़ ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्ट टू सेबी एफवीसीआई रेगुलेशन 2000। सिक्योरिटीज़ आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से खरीदनी, खरीदो ना, कौन मना कर रहा है। सेबी एफवीसीआई रेगुलेशन 2000 को ज़रा देखते देखते चलो साइड में। मोड ऑफ पेमेंट आरबीआई के ही ऊपर है। परचेज एंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हो, किसको, पीआरआई को भी पीआरओआई को भी, एट द प्राइस म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बाय बायर एंड सेलर। परचेज ट्रांसफ़र आप कर सकते हो पीआरआई को भी, जो दोनों ने आपस में निर्णय लिया उस हिसाब से। तो ये एफवीसीआई इतना ही है। आई होप यू गेट दिस वन। एफवीसीआई में सबसे पहले क्या बोला है, एफवीसीआई कौन होता है, तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर सेबी एफवीसीआई रेगुलेशन 2000। फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट बाय एफवीसीआई कहाँ का कर सकता है, सिक्योरिटी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लेकिन यही वाली सिक्योरिटीज़ बिना डीपी के हाई वाली, यूनिट्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड या फिर एआईएफ कैटेगरी 1 में कर सकते हो, स्टार्टअप का इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो इक्विटी या डेट क्या है, डजेंट मैटर। बिना डीपी के हाई में आ गया बायोटेक्नोलॉजी, आईटी रिलेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, डेयरी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आर&डी ऑफ न्यू केमिकल्स, पोल्ट्री इंडस्ट्री, प्रोडक्शन बायोफ्यूल्स, होटल कम कन्वेंशन सेंटर विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 3000, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इन्वेस्टमेंट बाय एफवीसीआई कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, परचेज सेल करना है कर सकता है, किससे कर सकता है, ईश्वर से कर सकता है, किसी भी पर्सन से कर सकता है जो होल्ड कर रहा है सिक्योरिटीज इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लेना है ले लो ना, कौन मना कर रहा है। एफवीसीआई से भी एफवीसीआई रेगुलेशन 2000 को फॉलो कर लो। मोड ऑफ पेमेंट आरबीआई से पूछ लो, एंड परचेज एंड ट्रांसफर करना है पीआरआई को भी कर सकते हो, पीआरआई को भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो भी प्राइस है वो बायर सेलर आपस में मिल के डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो टुडे आज के लिए इतना ही। इन द next lecture we will be doing acquisition and transfer of immovable property in India. So we will start from here. ये भी बहुत एक अच्छा topic है. We will start from here for sure. Alright, if you need my if you need my help in any topic, you can directly comment me on that. If you want me to make any video for a particular topic, you can also comment on that. Alright, thank you for watching. Stay tuned for the next video.